तो चलिए कंटिन्यू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर, मिस मत करें आप लोग। देखो अपन लोग जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपन ने सीखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अच्छे से इसको अपन ने जान लिया, अपन ने सीखा कब क्या डेफिनेशन होती है, कैसे क्या पूछता है क्वेश्चन। लेकिन फिर अपन ने कहा कि अपन पर्टिकुलर जो ऑर्डर है, जैसे जीरो ऑर्डर है, अब पर्टिकुलर अपन जीरो ऑर्डर पे चलेंगे। हाँ, इस लेक्चर में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि जीरो ऑर्डर के लिए जो ट्रिक काम में आती है वो इस लेक्चर में एंड पर आएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये लेक्चर एंड तक ज़रूर देखना, और जो ट्रिक आएगी उसको समझना, और उस ट्रिक से तुम लोग विद इन सेकेंड्स आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के लिए कंटिन्यू करते हैं। देखो जीरो ऑर्डर के लिए अपने को क्या सीखना है मेन, सबसे पहले इस रिएक्शन के अंदर जो फॉर्मूला लगता है, पहली चीज़ इस जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा इसमें जो कि रेट कांस्टेंट जो आएगी इसकी यूनिट क्या आएगी, और तीसरा अपन लोग सीखेंगे जो टी हाफ, एक नई चीज़ डिफाइन करेंगे उसको सीखेंगे, टी हाफ, हाफ लाइफ अर्धआयु का। तो इसके साथ अपना जीरो ऑर्डर कंप्लीट होगा, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर ग्राफ देखेंगे। 3 स्टेप में जीरो ऑर्डर कंप्लीट होगा, फिर यही 3 स्टेप फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉलो करेंगे। तो आओ हेडिंग डालते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अपनी हेडिंग है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब जो टोटल पावर उसका सम क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो लिखते हैं इसको। अब सिंपल से जो रिएक्शन का फॉर्मेट, जो रिएक्शन लिखना है वो किस तरह से लिखूंगा देखना आप बोर्ड पे। जैसे मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई रिएक्शन है वो ए से बी कंप्लीट हो रही है, ए से बी, ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। अब यदि ये जीरो ऑर्डर है, अब यदि जीरो ऑर्डर क्या चेंज आएगा देखेंगे। मैं पहले बोलता हूँ टी बराबर जीरो पर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए या रिएक्टेंट इज स्मॉल ए मोलर। ठीक है, तो स्मॉल ए क्या आ गया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल, ये आगे लेके चलेंगे, आगे भी इसको इसी तरह से काम करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ए, ये रिएक्टेंट ए की इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब जैसे जैसे समय गुजरेगा, कोई टी टाइम पर चर्चा करता हूँ, रिएक्टेंट कुछ कंज्यूम नहीं होगा कि किस पर्टिकुलर टाइम बाद, जब रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट कंज्यूम होगा तो प्रोडक्ट भी बनेगा। इनिशियली प्रोडक्ट कितना था, जीरो था। तो ए माइनस एक्स क्या है, जो रिमेनिंग जो बचा हुआ रिएक्टेंट का अमाउंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम। टी टाइम का वाली कंसंट्रेशन है, क्या बोलूँगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम, टी समय बाद इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है। और उसके बाद लिखता हूं मैं एक्स, एक्स क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर टी टाइम, टी समय बाद जितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसकी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी लिखना चाहिए मेरे को क्योंकि बी प्रोडक्ट का नाम रखा है, बी प्रोडक्ट आफ्टर टी टाइम। इसको एक बात और बोल सकता हूं मैं, एक और बात बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं इसको, जो डिसोसिएटेड या डिकम्पोज या जो खत्म हुआ अमाउंट है वो नहीं है, क्या बोलूंगा, एक्स को मैं क्या बोल सकता हूं, डिसोसिएट या डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम, टी समय बाद कितना रिएक्टेंट टूटा है या डिकम्पोज हुआ है। अब मैं क्या बोलता हूँ, इसी के लिए एक चर्चा करता हूँ। यदि इसका रेट एक्सप्रेशन लिखूं तो आप सबको पता है इसका रेट लो या रेट एक्सप्रेशन आर इज गोस टू के ए टू द पावर जीरो बनेगा। ये समझ में आया क्यों बना ये रेट एक्सप्रेशन, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। बस यहीं पे डिफरेंस आएगा। देखो यहाँ तक मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऐसा ही लिखूंगा, सेकेंड ऑर्डर होगा तब भी ऐसा ही लिखूंगा, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर, बस यहाँ तक सेम रहेगा। स्टेप कहाँ चेंज होगा, ये जीरो ऑर्डर है तो पावर क्या आ जाएगी, जीरो। यदि यहाँ फर्स्ट ऑर्डर होता तो पावर क्या आ जाती है, फर्स्ट। यदि सेकंड ऑर्डर होता तो यहाँ पावर क्या आ जाती, 2 आ जाती। तो अब मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर जीरो ऑर्डर। हाँ, आप इस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन में आप एक चेक करो कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन, जो चेंज रेट ऑफ रिएक्शन से मैं डिफाइन करना चाहूँ, रेट ऑफ रिएक्शन को ROR या जिसको मैं R बोलता हूँ, चेंज से डिफाइन करना चाहूँ तो क्या R अभी भी dx/dt नहीं है, क्या चेक करो। क्या रेट जो है अभी भी dx/dt नहीं है। चाहो तो रिएक्टेंट A से देख लो, चाहो तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट B से देख लो, चेंज जो है वो x का है। स्मॉल चेंज के लिए मैं क्या लिखूंगा, dx/dt।
ठीक है, तो ये भी रेट को बताता है। देखो रेट को दो तरह से लिखा जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, एक तो उसका रेट एक्सप्रेशन बना के, दूसरा इस कंसंट्रेशन की रेट को चेंज को देख के। दो तरह से अपन लोग रेट एक्सप्रेशन बनाते हैं। और क्योंकि ये भी रेट को दिखा रहा है, क्योंकि ये भी रेट को दिखा रहा है, दोनों को इक्वेट भी किया जा सकता है। तो इससे क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, k a टू द कंसंट्रेशन 0। अब a की कंसंट्रेशन की पावर 0 है तो उसको 1 लिख देते, कोई डिपेंडेंसी आई ही नहीं। तो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k, इसकी पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखना अगला स्टेप में क्या लिखता हूँ जरा ध्यान से, dx, इस अजम्पशन को मैंने अभी तो लिखा है, लेकिन जब फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखूंगा, बात करूंगा, तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि एक बार बोल दिया तो आपको समझ में आएगी क्या चीज़ है ये। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिखता हूँ, dx अपॉन dt इज टू k, टर्म जो बनी है इसमें dt यहाँ लेके जाता हूँ, तो dx इज टू k dt बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन जब किया लिमिट नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा, इंडेफिनेट हो गया, तो इसमें अनिश्चित समाकलन बोलते हैं। dx का आ जाएगा x प्लस k कॉन्स्टेंट था, प्लस k इक्वल्स टू, सॉरी k कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया, dt का t आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट नहीं आ जाएगा, क्या कांस्टेंट, क्योंकि अपन ने लिमिट नहीं लगाई। अब इस कांस्टेंट को थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो कि एट t इज गोस टू 0 टाइम, मैं किसी भी टाइम से कांस्टेंट निकाल सकता हूँ, कांस्टेंट रहना है, पर t बराबर 0 पर कुछ डेटा मेरे को पता है, उस डेटा की हेल्प ले रहा हूँ मैं। क्या t बराबर 0 पर x की वैल्यू 0 नहीं है, कि ये फायदा मिल रहा है, मेरे को वैल्यू पता है। तो t और कहीं पता नहीं, आप चेक कर लो x की वैल्यू, मेरे को केवल फर्स्ट 0 टाइम में ही पता है। तो t बराबर 0 पर मैं क्या बोलूंगा, x इक्वल टू 0 है, ये वैल्यू मेरे को पता है, यहाँ से देख ली मैंने, पुट कर देता हूँ, t 0 पुट किया, x 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c, तो c क्या आ गया, c क्या आ गया, 0। तो ये वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देता हूँ, तो इसमें क्या बन जाना है, x इक्वल्स टू kt। ये जो इक्वेशन बना है x इक्वल्स टू kt, ये इक्वेशन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, x इक्वल्स टू kt, x इक्वल्स टू kt जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन है। आपको जब कभी भी जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा तो आपको इक्वेशन याद आनी ही चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इससे होने हैं, चलो एक और इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं, इसी का एक और तरीका बनाते हैं जिससे क्वेश्चन होते हैं। एक्चुअली एक और इक्वेशन बनाते हैं, देखना वो इक्वेशन कैसे बनती है बेटा। एक और इक्वेशन, इसी इक्वेशन की हेल्प से एक और इक्वेशन बना रहा हूँ आपके सामने। मेन इक्वेशन क्या बनी, x इक्वल्स टू kt, मैं दोनों साइड माइनस कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बना रहा हूँ जो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो दोनों साइड मैंने माइनस किया, तो माइनस का x इक्वल्स टू माइनस का kt। ठीक है, अब इस दोनों में a ऐड करता हूँ, क्या, a माइनस एक्स इक्वल्स टू, दोनों साइड a ऐड किया, a माइनस kt। अब a माइनस एक्स पूरी एक टर्म दिख गई आपको, इक्वल्स टू a है जैसे रखता हूँ, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है माइनस kt। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से देखना, मैं क्या स्टेप्स लिख रहा हूँ, इन चीज़ों को एनालाइज करना बेटा। इस a माइनस एक्स को मैं लिख रहा हूँ ct इक्वल्स टू, इसको मैं लिख रहा हूँ c नोट माइनस का kt। इसको बढ़िया से ऑब्जर्व करना, ct मैंने क्या लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए आफ्टर टी टाइम। देख लो a माइनस एक्स को, जिसको मैं ct भी दिखा सकता हूँ, तो इसको मैं ct भी लिख सकता हूँ, जो a है इनिशियल, जिसको मैं c नोट भी लिख सकता हूँ। और ये जो टर्मिनल होते हैं ना, c नोट और ct बोले तो टी टाइम पर कंसंट्रेशन, c नोट बोले तो जीरो समय पर कंसंट्रेशन। जनरली ये आपको बहुत क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी। मैं फॉर्मूले में इनको काम मिलूंगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखना बेटा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूले में काम मिलूंगा, तो ये जो टर्म है बार बार बताई नहीं जाएगी। ठीक है, चलो, तो ct इक्वल्स टू c नोट माइनस kt। कोई पूछे ct क्या है, तो टी टाइम पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है ना, तो ct क्या है, कंसंट्रेशन। हालांकि लिखा पड़ा है, बार बार लिखते नहीं अपन लोग। चलो नेक्स्ट में एक बहुत अच्छा पॉइंट चर्चा करता हूँ, यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। इसमें सब पता है ना, ct क्या है पता है, c नोट क्या है पता है, कि रेट कांस्टेंट है, t समय है, टाइम है, इनिशियल कंसंट्रेशन और टी टाइम पर कंसंट्रेशन। अब मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट चर्चा करता हूं, दैट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, एक्चुअली रेट कांस्टेंट जो k है ना, इसकी यूनिट डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। यदि ऑर्डर बदलेगा रिएक्शन का तो k की यूनिट भी बदलेगी। आगे बात समझ, यदि यूनिट
इवन आपको बहुत बारी के हेल्प करेगा, के की यूनिट हेल्प करेगी कि रिएक्शन का कौन सा ऑर्डर है। देखो बहुत कम चांस होता है क्वेश्चन वाला डायरेक्ट बोले फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, वो कुछ हिंट देता है, कुछ छिपा के रखता है उसके अंदर, ताकि आप खुद पहचाने, आपका इंटेलिजेंस लेवल काम में लेना चाहता है। तो यदि क्वेश्चन वाला ये ना दे तो घबराने की जरूरत नहीं, वो कोई हिंट देगा। अरे वो भी तो चाहता है तुम क्वेश्चन सोल्व करो, अरे वो ऐसा थोड़ी चाहता है कि तुम बैठे रहो। नहीं, देखो क्वेश्चन नहीं करने का 1000 तरीके हैं, करने का नहीं करने का 1000 मान नहीं, क्या दिक्कत है। अब करना है तो वो सामने वाला करवाना चाह रहा है तो कुछ देगा, समझ आ रही है बात, कुछ तो दिया होगा। अब यूनिट ऑफ फेयर, जब भी मैं एक यूनिट काम में लूंगा ना, बनाना चाहूंगा, तो पहला जो एक्सप्रेशन बनता है रेट वाला, इसको काम में लूंगा। तो इस रेट एक्सप्रेशन से मैं क्या बोल सकता हूँ, R इज टू के ए टू द पावर 0। क्या R बराबर के नहीं आ गया क्या। अब यहाँ पर रेट की यूनिट क्या होती है, मोलर पर सेकेंड, तो के की यूनिट क्या आ जाएगी, मोलर पर सेकेंड नहीं आ जाएगी क्या। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, के की यूनिट को थोड़ा और सिंप्लीफाइड या और अलग तरीके से, मोलर को क्या लिखा है, मोल पर लीटर, क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर। और सेकंड को मैं जैसे जैसे नहीं रख दूंगा क्या, तो ये के की यूनिट नहीं याद नहीं करनी है आपको, जब जरूरत पड़े तो उसको डेराइव कर लेना, सिंपल सी बात है। दूसरा बहुत अच्छा पॉइंट, एक और बहुत अच्छा पॉइंट है जिसको मैं लिखता हूँ, दैट इज टी हाफ और हाफ लाइफ। सर इसी पूरे बोर्ड को क्यों भर रहे हो इतना, और इसमें एक साथ सारी चीज़ें हैं ताकि वापस री एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि तुम्हें याद रहे चीज़ें। नेक्स्ट है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ जिसको टी हाफ, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टी हाफ, या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी 50%। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, हाफ लाइफ का मतलब, जैसे हाफ लाइफ कोई पूछे तो क्या होगा हाफ लाइफ का मतलब, हाफ लाइफ में जितनी आपकी उम्र है उसकी आधी जिंदगी बीत गई ना आपकी, तो आप अभी हाफ लाइफ है आपकी। आप अर्ध आयु काल, हिंदी बड़ा अच्छा नाम है, अर्ध आयु काल, मतलब आपके जीवन काल का आधा हिस्सा, ठीक है, जो बीत चुका है, ये जो टाइम है इस टाइम को हाफ लाइफ बोलते हैं। यदि मेरी उम्र 100 साल है और 50 साल है, नहीं है 100 साल तो नहीं होगी, यदि मेरी उम्र 60 साल है और 60 साल तक जीऊँगा, एवरेज जो एज है, और मैं अभी 30वें साल में चल रहा हूँ, यदि, हालांकि नहीं हूँ मैं, 30 साल से कम कहूँ, ठीक है, मतलब बड़ा मत समझना। यदि मैं 30वें साल में चल रहा हूँ तो मैं बोलूँगा मैं अभी हाफ लाइफ, मतलब आधी ज़िंदगी जी चुका हूँ। सिमिलरली केमिकल रिएक्शन में ऐसे डिसाइड करते हैं, हाफ लाइफ से ही डिसाइड करते हैं कि जब आधा, यहाँ पर आधी जिंदगी चला जाए, मतलब आधा कंज्यूम हो जाए, आधा कंज्यूम हो जाए और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी खत्म हो जाए, उसको अपन बोलते हैं हाफ लाइफ, अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल क्या होगा, जब रिएक्टेंट का 50% अमाउंट जो है या 50% कंसंट्रेशन कंज्यूम हो जाए, कंज्यूम बार बार मैं बोल रहा हूँ, हालांकि 50% कंज्यूम क्यों बोल रहा हूँ, कंज्यूम से ही इसकी डेफिनेशन है। सर इसकी डेफिनेशन 50% बचने भी हो सकती थी, नहीं, हाफ लाइफ आधी जिंदगी कितनी है, जितनी गुजर गई आधो होने में, तो उसको हाफ लाइफ नाम रखा है। तो लिखूंगा टाइम टेकन टू कंप्लीशन ऑफ हाफ ऑफ इट्स इनिशियल, टाइम टेकन टू कंज्यूम ऑफ इट्स, कंज्यूम ऑफ रिएक्टेंट, कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट लिख सकते हैं, रिएक्टेंट ऑफ हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, इसकी प्रारंभिक सांद्रता का आधा खत्म हो जाए, इसके कंजप्शन में जो समय लगेगा उसको टी हाफ बोला जाएगा। यदि मेरे को कोई पूछ ले कि टी 75% क्या होगा, तो बोलूंगा वो समय जब 75% कंज्यूम हो जाए। कोई मुझे पूछे टी 80% क्या, मैं बोलूंगा वो समय जो 80% कंज्यूम हो जाए, कंजप्शन हो जाए, खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, यदि इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मानता हूं मैं, तो मुझे कोई पूछ ले 50% कंज्यूम हो जाए, 50 खत्म हो गया, 50 बच गया। यदि कोई मुझे टी 80% का मतलब क्या है, मैं बोला 100 इनिशियली लिया, 80% खत्म हो गया तो 20% बच गया। यदि कोई मुझे टी 75% क्या होगा, तो बोलूंगा अच्छा टी 75 बोल रहे हो तो 75 खत्म हो गया, अब बच कितना गया, 25 बच गया। तो बचा हुआ भी पता होना चाहिए और कंज्यूम्ड वो पता होना चाहिए, क्योंकि आईआईटी एडवांस में बहुत बारी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी, कंज्यूम्ड या रिमेनिंग, ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़ना इस स्टेटमेंट को। चलो तो इसको मैं लिखता हूँ, अब इस पे चर्चा करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसने टी हाफ कंज्यूम हो जाए तो एक्स की वैल्यू जो है हाफ नहीं, क्योंकि एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, कंज्यूम्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता है कि जितना कंजप्शन हो चुका है।
और यदि कंजप्शन अपने इनिशियल का हाफ हो गया तो टी हाफ नहीं होगा क्या? ये तभी होगा, कब होगा? टी हाफ पे होगा। तो मैं ऐसा बोलता हूं, जरा अच्छा लगेगा, एट टी हाफ अर्धआयुकाल पर क्या होगा? एट टी हाफ एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई टू। टी हाफ पर क्या होगा? एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई टू। इसको मैं काम में लेता हूं इस फॉर्मूले में, ये रहा मेरे मेन इक्वेशन। एक्स की जगह ए बाई टू पुट कर दूं, एक्स इज इक्वल्स टू के टी, जो मेरी मेन इक्वेशन थी, यहाँ पर एक्स क्या आ जाएगा? ए बाई टू इज इक्वल्स टू के। यहाँ पर टी हाफ नहीं आ जाएगा भाई। अब टी थोड़ा लिखोगे इसको, टी हाफ नहीं लिखोगे क्या? ठीक है, तो टी हाफ क्या आ जाएगा? ए बाई टू के, ये आ गया टी हाफ। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई टी 75% बोले बाई चांस, एट टी इज इक्वल्स टू 75, या टी 3/4 भी बोल सकता है, टी 75%, एक ही बात है। क्या x इस इंस्टेंट पर a का 3/4 या 75% नहीं होगा क्या? सही बात है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू टी, x की जगह क्या आ गया? 3/4a इज इक्वल्स टू के टी 3/4 या 75%, एक ही बात है। मैंने अलग अलग लिखा है जानबूझ के ताकि तुम्हें पता रहे। तो के टी 3/4 क्या आ जाएगा? 3a/4 के। हालांकि इसको याद नहीं रखना, लेकिन इसको याद रखना है, लेकिन टी हाफ का फॉर्मूला याद रखना है। इवन ये भी याद रखना है कि यहाँ पर टी हाफ जो है प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1 आया, इवन ये भी याद रखना है। जब फॉर्मूला याद होगा तो यार ये प्रोपोर्शनलिटी तो बहुत बड़ी बात है ही नहीं। तो ये फॉर्मूला याद करना है। तो तुम्हारे सामने चकाचक पूरा बोर्ड तैयार, एक बार वापस बता देता हूँ, री एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ें। मैंने क्या लिखी? मैंने एक रिएक्शन मानी है इससे भी, उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसको मैंने इनिशियल ए लिया, टी टाइम बाद कुछ कंज्यूम होगा, कंज्यूम होने के बाद ए माइनस एक्स हो जाएगा, जब खत्म होगा तो कुछ ए माइनस एक्स बचेगा। फिर मैंने बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा? आर इज टू, इसका रेट एक्सप्रेशन लिखा, और रेट को अपन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों में चेंज एक्स का है तो dx बाई dt से अपन देख सकते थे, रिएक्टेंट से देखो तब भी आएगा, प्रोडक्ट से देखो तब भी आएगा। दोनों रेट को रिप्रेजेंट कर दे, इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने के बाद अपन ने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने से एक फॉर्मूला मिला मेरे को, एक्स इज टू के टी, जिसको जीरो ऑर्डर इक्वेशन बोलते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला बनाया तो जीरो ऑर्डर इक्वेशन नाम दूंगा। इसके बाद में मैंने इसमें एक और फॉर्मूला डिजाइन किया, दैट इज सी टी। टी टाइम बाद कंसंट्रेशन क्या आएगी वो मैंने समझाई है। टी टाइम बाद जितनी पहले सी नोट थी माइनस कर दो के टी को, माइनस कर दो के टी को, तो टी टाइम बाद कंसंट्रेशन आ जाएगी। बहुत हेल्पफुल है फॉर्मूला। उसके बाद मैंने आप लोगों को समझाया कि यूनिट ऑफ के क्या है। तो मैंने बोला यूनिट ऑफ के हमें इन जनरली किससे काम करेंगे? जो रेट एक्सप्रेशन बना मोल पर लीटर पर सेकंड रेट वाली आएगी। फिर मैंने बताया टी हाफ मतलब हाफ कंज्यूम हो जाए, हाफ खत्म हो जाए, इसको टी हाफ बोलते हैं। अब बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, जो इक्वेशन के साथ क्या है, क्या बोलते हैं, ट्रिक। उस ट्रिक पे आते हैं। इससे पहले आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें बढ़िया से लिख लें। आप अपना प्रॉपर नोट्स बनाएं यार, आप प्रॉपर नोट्स बनाएं हर एक चीज़ का, क्योंकि उसी चीज़ से फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। चलो आगे चलते हैं। अब मैं जीरो ऑर्डर की ट्रिक काम में लेता हूँ। जीरो ऑर्डर की ट्रिक बताता हूँ क्या ट्रिक है इसकी, देखते हैं। बहुत ही काम की ट्रिक है और तुमसे बहुत क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे ये ट्रिक की हेल्प से, ठीक है। चलो एक बार बताओ, कहीं पे जीरो ऑर्डर एप्लीकेबल है, इस बात का पता किससे चलेगा? यदि जीरो ऑर्डर एप्लीकेबल है ना तो उस पर जीरो ऑर्डर इक्वेशन लगेगी, सेटिस्फाई होगी। जीरो ऑर्डर इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है, संतुष्ट करने का मतलब क्या? अलग अलग डेटा पर के की वैल्यू निकाल, जीरो ऑर्डर की इक्वेशन लगा। यदि सबसे के की वैल्यू सेम है, क्योंकि रेट कांस्टेंट तो सेम रहना चाहिए, रेट कांस्टेंट है, दर नियतांक है, वो तो सेम ही रहना चाहिए ना हर तरीके से। तो रेट कांस्टेंट अलग अलग तरीके से निकाल, यदि सेम आ रहा है तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। जब जीरो ऑर्डर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब वहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अरे सेटिस्फाई करवा के अपन नहीं करते थे कि मैथ के अंदर कौन सी इक्वेशन वेरिएबल सही गलत है, या एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते थे कोई इक्वेशन में, तो एक्स का वैल्यू अपन ऑप्शन सेटिस्फाई ये पुट कर करके देखते थे। जीरो बराबर जीरो, LHS बराबर RHS आ जाता था, तो अपन बोलते थे वही सही है वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरह से अपन लोग करेंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई होगी? के की वैल्यू से, और के की वैल्यू यदि सेम रही तो मतलब सब कुछ सेम चल रहा है, सही चल रहा है। चलो तो अपन वापस मुद्दा लेते हैं अपना इसके ट्रिक का। तो ट्रिक फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ट्रिक में बात करते हैं। हाँ, अपन ने x इज टू के टी फॉर्मूला बनाया जो मेरे काम का फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला बनाया सी टी इज टू सी नोट माइनस के टी है, बहुत काम का फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला बनाया टी हाफ इज टू, यहीं लिख देते हैं, टी हाफ इज टू ए बाई टू के। ये तीनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। ट्रिक क्या है इसकी, देखो, सेम टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट का सेम अमाउंट डिसोसिएट होता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
for zero order reaction in same time interval, same time ड्यूरेशन लिख दो, इंटरवल बोल दो, इंटरवल सेम अमाउंट, सेम अमाउंट खास बात है, सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट गेट डिसोसिएट, सेम अमाउंट जो है वो डिसोसिएट होता है, समान मात्रा समान समय अंतराल वियोजित होती है। उदाहरण से समझाता हूं, चीज क्लियर होगी और मजा भी आएगा। एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। इनिशियल में मान दो कुछ 100 मोलर रहा होगा, 100 मोल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 मान लो। 100 से फील ही आती, परसेंट की फील आती है, 100 की मानो परसेंट की फील आती है। मैंने टी टाइम पे देखा तो ये 90 बचा, मैंने टी टाइम में क्या देखा, ये 90 बचा, तो कंज्यूम कितना हुआ, 10 कंजप्शन हुआ। तो मजे की बात पता है क्या, अगले ही टी टाइम में 10 का ही कंजप्शन होगा और 80 बचेगा। अगला देखना, यदि मैं बात करूं 2T टाइम का, तो टी में 10 कंज्यूम होता है ना, तो डबल टाइम लगाना, तो डबल कंजप्शन होगा, सेम टाइम इंटरवल में सेम कंजप्शन होता है, तो यहाँ पर 60 नहीं आ जाएगा क्या। यदि मैं T/2 टाइम लेता तो T में 10 होता है, तो T/2 5 ही होगा, तो कितना 55 नहीं आ जाएगा क्या। यदि मैं फिर T/2 लेता तो 50 नहीं आ जाता क्या। 4T लेता तो 10 नहीं आ जाता क्या, क्योंकि 4 गुना 10 T में होता है तो 40 हो जाएगा 4T में। और यदि फिर मैं T लेता तो 0 नहीं आ जाता क्या। मैं देखता हूं, ये मैंने सेम टाइम इंटरवल सेम अमाउंट डिसोसिएट करके देख लिया, देखता हूं जीरो ऑर्डर के लिए वैलिड है या नहीं। यार ऐसे ही कर रहा हूं क्या, एक बार चेक कर लेता हूं जीरो ऑर्डर के लिए वैलिड है कि नहीं है। जैसे मैं यहां से यहां के लिए काम करता हूं, यहां से यहां के लिए काम करता हूं, तो x क्या आ गया, x वो अमाउंट है जो डिसोसिएट हुआ है ना, जितना प्रोडक्ट बना है रिएक्टेंट डिसोसिएट हुआ है। ये बहुत काम की लाइन है भाई, x मैंने जो यहाँ पर लिखा था क्या होता है, तो इसका x कितना है, 10 नहीं है क्या, 10 इक्वल्स टू k कितना है पता नहीं, पर t, k को निकाल लूंगा, t है दे रखा है, तो k कितना है 10/t। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर काम करता हूँ, तो k x कितना है 10 है, यहाँ से यहाँ देख लो आप लोग, इक्वल्स टू k टाइम t लग रहा है, तो इससे भी k आ गया 10/t। चलो आगे चलते हैं, यहाँ से यहाँ काम करता हूँ, तो यहाँ पर फिर देखो, यहाँ से डिसोसिएट कितना हुआ, 20 डिसोसिएट हुआ इस बार, देखो 80 से 60 हुआ, 20 डिसोसिएट, लेकिन 2T टाइम में नहीं हुआ क्या, तो k इंटू 2T नहीं आ जाएगा क्या। तो यहाँ से k कितना आ जाएगा, k फिर कितना आ गया 10/, अरे ये तो जादू हो गया, अरे ये तो जादू हो गया, t/, इस केस के लिए बात करता हूँ, यहाँ से यहाँ के लिए चर्चा करता हूँ, तो यहाँ से यहाँ के लिए डिकम्पोज कितना 5 हुआ, 5 इक्वल्स टू k इंटू T/2 टाइम नहीं लेगा क्या, फिर कितना आ जाए k 10/, क्योंकि 5 इंटू 2 10/t नहीं आ जाएगा क्या। अरे वाह, फिर से सेम आ गया। आप इसमें भी देख लेना k 10/t आएगा, आप इसमें देख लेना k 10/t आएगा, देख लो भाई x कितना है 40, इसमें 40 इक्वल्स टू k इंटू 4t नहीं आ गया, कि इससे कट जाना है, 40 10 टाइम्स, तो k इंटू t k कितना आ जाएगा 10/t नहीं आ जाएगा, कि इसके लिए भी k कितना आ जाएगा 10/t। आप देखो ना, सब में k की वैल्यू सेम आ रही है, जो समझाती है ये सेटिस्फाई कर रही है कि मैं लग रही हूँ यहाँ। भाई क्या सेटिस्फेक्शन हो रहा है, मैं लग रही हूँ, इक्वेशन सही लग रही है, मैं सही हूँ यहाँ पे, तो ये जीरो ऑर्डर इक्वेशन होल प्रोसेस में लग रही है। तो इस तरह से जीरो ऑर्डर इक्वेशन में 4 बातें बहुत काम की आपको देखने को मिली। इसकी एक x इक्वल्स टू kt वाला फॉर्मूला, ct टाइम बाद वाली कंसंट्रेशन t ऑफ का फॉर्मूला, और ये ट्रिक बहुत हेल्प करेगी। और मैं एक बात बताता हूँ, इस जगह पर यूनिटरी मेथड लगता है, हालांकि आगे कोई ऑर्डर में यूनिटरी मेथड नहीं लगने वाला, यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगता है। एक और हालांकि पॉइंट दिमाग में आगे डिस्कस कर लेता हूँ, टी कंप्लीट पूछ ले तो क्या बोलोगे, टी 100%, अब आगे तो चर्चा कर लेते ना यार, टी 100% पूछ ले, टी 50% के साथ टी 100 पूछ ले, तो टी 100 टाइम पर मैं क्या बोलूंगा, x इक्वल्स टू a नहीं आ जाएगा, कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हो जाएगा क्या। जब कंप्लीट डिकम्पोजिशन होगा तो फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू kt, x की जगह a आ जाएगा, तो a इक्वल्स टू k इंटू टी नहीं आ जाएगा क्या, ये रहा, तो t 100 नहीं होगा क्या यहाँ पर, तो t 100 क्या आ जाएगा a/k। ये भी याद रखना, अच्छी चीज़ है, दिमाग में आ गई, आप भी याद रखना, मुझे भी याद है, ठीक है। तो इस तरह से जीरो ऑर्डर के बारे में बहुत सारी अपन ने चर्चा आएगी, फॉर्मूला डेराइव किया, और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन ही करेंगे अपन लोग, प्योरली क्वेश्चन करेंगे,
ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब तक पहुंचाओ। ये जो केमिकल काइनेटिक्स का मॉड्यूल चल रहा है, मॉड्यूल नंबर 9, तो आप सब तक पहुंचाएं प्लीज़, है ना, सब तक पहुंचाएं। आगे पूरा कोर्स करेंगे अपन लोग। इसके बाद इसको 1 लेक्चर 1 चैप्टर सीरीज़ में डाल रखा है, वहाँ पर पेपर भी मिल जाएगा इसका, ताकि आप अच्छे से हर चीज़ को तैयार करें। और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं वहाँ तक सबको पहुँचाएं। यदि लाइक सब्सक्राइब कुछ मत करना भाई, लेकिन उस ज़रूरतमंद तक पहुँचा देना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।